हेलो। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th हिंदी के वितान पुस्तक का पहला चैप्टर। वास्तव में यह एक पुस्तक है जो छात्रों में पढ़ने की प्रति रुचि जागृत करने के लिए डिज़ाइन की गई है। जैसे आपका इंग्लिश में रहता है नॉवेल, वैसे ही हिंदी में ये कृतिका है जिसमें समझने जैसा स्पेशली कुछ नहीं रहता है, पढ़ने लायक रहता है, जिसको पढ़िए ताकि छात्र खुद पढ़ें, उनमें पढ़ने की रुचि जागृत हो और वो लोग उन चीज़ों को खुद से समझ सकें। ऐसी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी चलिए आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर 1, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। वेडिंग इंग्लिश शब्द है, दोनों ही शब्द इंग्लिश है, सिल्वर भी और वेडिंग भी। दोनों के शब्द से देखा जाए तो क्या समझ में आता है? सिल्वर का अर्थ है 25th ईयर्स में सिल्वर जुबली मनाते हैं, और वेडिंग का अर्थ होता है, वेडिंग मतलब शादी, है ना। तो शादी की 25वीं सालगिरह होती है सिल्वर वेडिंग। राइटर का नाम है मनोहर श्याम जोशी। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और पढ़ने की रुचि भी डेवलप करते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर, वाईडी उनका शॉर्ट फॉर्म है नाम का, और वैसे इनका नाम है यशोधर, पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया, है ना। उनको विश्वास है अपनी घड़ी पर, क्योंकि वे सुबह शाम रेडियो टाइम से अपनी घड़ी को अपडेट करते हैं। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। मातहत मतलब अपने अंदर काम करने वालों पे, अपने अंडर में जो लोग काम करते हैं उनको मातहत, है ना। तो अपने मातहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चूँकि सीनियर बैठा है इसलिए जूनियर्स जा नहीं पा रहे हैं और वो लोग वहाँ पर बैठने को मजबूर हैं। टाइम क्या हो चुका है? 5:30। यदि ये जल्दी जाते तो बाकी भी जल्दी जा सकते थे, है ना। इसलिए सीधी सी बात है कि जूनियर्स को तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ओके, तो चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, फिर से क्या? अब इतना 5:30 बज चुका है। दिन भर का शुष्क बिहेवियर, शुष्क मतलब सूखा हुआ, अपने काम में व्यस्त है, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई टाइम पास नहीं। तो 5:30 बज रहे हैं, अब जा रहे हैं, तो ऐसे जाते जाते अपने अंडर में जो भी अपने जूनियर्स हैं उनसे हंसी मजाक करते हुए निकलना चाहते हैं, ताकि एक खुशनुमा माहौल बन जाए, है ना। तो ये उन्होंने किससे सीखा है? कृष्णानंद, जिसको कृष्णदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। ऐसा नहीं कि उनको शिकायत की, हंसी मजाक करते हुए कहा कि माहौल को थोड़ा खुशनुमा किया जा सके। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी से की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूने रानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है ना। उन्होंने तो हंसी में कहा था, लेकिन जो एक बिल्कुल नया आया था, नए व्यक्ति वहाँ पे आया था, नया न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट ग्रेड का ऑफिसर था, उसने क्या कहा? उसने बदतमीजी से ही जवाब दिया, है ना। तो क्या कहा कि
एज यूजुअल, नथिंग न्यू, है ना, ये तो रोज की बात है, एज यूजुअल। बड़े बाऊ, आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है ना, यदि आपकी घड़ी सही चलती है तो आप भी सही चलते घड़ी के साथ। तो उसने कमेंट किया, ठीक है, बदतमीजी से जवाब दिया अपने सीनियर को। लेकिन पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है ना। उसकी बदतमीजी को भी उन्होंने इग्नोर किया और सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ, मेरी घड़ी मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है और मैं भी उसी के अनुसार चलता हूँ, है ना। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। धृष्टता मतलब बदतमीजी। तो चड्डा जो न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट ग्रेड का ऑफिसर है, उसने क्या किया, चड्डा ने और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई ही थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे, है ना। किशनदा को क्या कहते, भाई नहीं कहते, साहब कहते और साहब समझते भी थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ते मिल जाती है ना। बदतमीजी की है उसने। ओके, तो यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही, है ना। ये घड़ी मुझे मेरी शादी में मिली। घड़ी भी पुरानी है और हम भी पुराने हैं, लेकिन आज तक ये भी राइट टाइम पे चल रही है और हम भी राइट टाइम पे चल रहे हैं, है ना। बदतमीजी का उन्होंने जवाब दिया। जो जवाब मिलना चाहिए था उस ढंग से तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही सलीके से ये जवाब उन्होंने दिया। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक मतलब मैट्रिक, और पहले हाई स्कूल होता है ना, मैट्रिक कॉलेज भी बोलते हैं, 11th-12th को मैट्रिक कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर फिर से रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, वहाँ पे ये चलन था, बात करते करते हाथ बढ़ा दो, तो उन्होंने हाथ बढ़ा दिया। ठीक है, जैसा उसने कहा वैसा उन्होंने जवाब दिया, लेकिन सामने से हाथ भी बढ़ा दिया। और इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाग अपना हाथ मारा करता था। ऐसे हाथ बढ़ा देते तो जो सुना उसने, वो क्या करता था, अपना हाथ दे दिया करता था दाद देने के लिए, वाह वाले अंदाज में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। फिर से सिचुएशन को समझो, क्या बोलते हैं कि इस तरह की कभी कोई बात होती तो जो यशोधर बाबू हैं वो इस तरह का बोल देते थे कुछ भी, और उसके कारण क्या होता था कि बोलने के तुरंत बाद वे हाथ बढ़ाते थे, और जब वो हाथ बढ़ाते थे तो उनके हाथ बढ़ाते ही जो सुनता था वो भी वाह वाले अंदाज में उनकी तरफ हाथ बढ़ा देता था और दोनों हंस दिया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। यहाँ पे एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, किशनदा, है ना। और जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है यशोधर पंत, ठीक है। तो यशोधर जब यहाँ आए थे, शहर आए, तो उनको ठिकाना किसके यहाँ मिला, किशनदा के यहाँ मिला। तो किशनदा के ही ऑफिस में उन्होंने अपने यहाँ शरण दी, काम करने के लिए जगह दिया और फाइनली उनको अपने ऑफिस में ही अपॉइंट करा लिया।
ठीक है। तो वे किशनदा को क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे। तो ऐसी परंपरा उनको मिली थी। यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। उनका कोई अपना परिवार था नहीं था, उन्होंने विवाह नहीं किया था। तो कितने ही लोग जो पहाड़ों से आते थे दिल्ली काम की तलाश में या किसी भी काम के सिलसिले में, तो उनको यहाँ पर अपना ठिकाना मिलता था। वे लोग जब तक उनको काम नहीं मिलता था तब तक वे वहाँ रहा करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। ठीक है। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना खोज होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ और खाओ। मैस में कोई एक व्यक्ति फीस लेकर खाना नहीं बनाता था, बल्कि मिलकर लाओ पकाओ और खाओ, उसकी किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं होती थी। हाँ, ये और बात है कि रहने का ठिकाना जरूर मिल जाता था, क्योंकि उनका अपना परिवार नहीं था, है ना। आगे कहते हैं कि यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, केवल मैट्रिक पास थे, है ना। तो कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सकते थे। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया था। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसे भेज सके, जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन फिर भी चूँकि वो आया था शहर, तो उन्होंने उसको बिना कुछ जाने पहचाने ही 50 रुपये उधार भी दिया कि लो भाई अपने लिए कपड़े बनवा लो और अपने गांव भी कुछ पैसे भेज सको। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। दफ्तरी जीवन, ऑफिशियल लाइफ, दफ्तर में जो जीवन होता है, दफ्तर में जो काम होता है, तो उसके लिए भी उन्होंने गाइड किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी, है ना। चड्डा जो बिल्कुल न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर है, वो बदतमीजी कर रहा है, ये तो अपनी यादों के सफ़र में खो गए। तो कहता है कि आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई, मतलब ये घड़ी कितनी पुरानी है? शादी की घड़ी है, मतलब जितनी पुरानी आपकी शादी उतनी पुरानी ये घड़ी है। तो यशोधर बाबू ने सकपका कर, क्यों सकपका कर? क्योंकि वे दूसरे ख्यालों में खोए हुए थे, डूबे हुए थे। सकपका कर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, I was married on 6th February 1947, उन्होंने बताया। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुद खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। झेपना, शर्माना, यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, सिल्वर जुबली थी, तो ये ऑर्डर दिया, चड्ढा ने ये सब किया। ठीक है। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं, है ना। ये अंग्रेज़ों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ तो ये सब सेलिब्रेशन नहीं होता है कि नहीं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। माया मतलब पैसा, धन, है ना। ये आज की पीढ़ी किस तरह से अपने से बड़ों से बात कर रही है, ये ध्यान दीजिए आप।
यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, है ना, आप लोग चाय पीजिए, दैट आई डू नॉट माइंड। लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, जो हमारी परंपरा नहीं है, जो हमारे रीति रिवाज नहीं है, उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। जो हमारी परंपरा नहीं है उसको करने में मुझे कुछ तो गलत लगता है। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया। क्यों दिया भाई? ठीक है, खुशी का अवसर है, आप सब चाय पीजिए। और पुनः बड़े बाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, और रुपए 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। नगण्य मतलब बिल्कुल नहीं, न गण्य, गण्य मतलब गिना जा सके, न गण्य बिल्कुल गिनने लायक नहीं है, बिल्कुल खर्चा नहीं है। और तो और बस टिकट का खर्चा भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो लोग आधुनिक विचारों वाले हैं, इसलिए उनको अपने पिता का साइकिल पे जाना पसंद नहीं आता है, इसलिए वो अब कैसे आते हैं? पैदल ही आते हैं। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होता है, और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों, है ना। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट दो और दे दिए। पहले 10 दिए थे, 10-10 के 2 और नोट दे दिए। लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। उन्होंने 30 रुपये दे जरूर दिए, लेकिन सबके रिक्वेस्ट करने के बाद भी वे वहाँ रुके नहीं कि चलो हाँ मेरा सिल्वर जुबली है तो मैं भी रुक जाऊँ, एंजॉय करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा ये हमारे कल्चर में नहीं है, इसलिए मुझे बहुत सही नहीं लगता है, आप लोग चाय पीछे। मातहत लोगों से, मातहत मतलब अपने अंडर के कर्मचारियों के, अपने अधीन जो अपने नीचे के अपने जूनियर से, मातहत लोगों के से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है ना। चलते चलते थोड़ी हंसी मजाक कर लेना परंपरा में है, लेकिन उसके लिए समय बर्बाद करना वो हमारी परंपरा में नहीं है, वो वहाँ नहीं रुके। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज़ बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। नया नियम उन्होंने बनाया है। रोज़ दफ्तर से लौटते हुए बिरला मंदिर जाते हैं या उसके जो उसका उद्यान मतलब बगीचे में बैठकर प्रवचन सुनते हैं या फिर वहीं बैठकर प्रभु का ध्यान लगाते हैं। तो यह बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती है, उनको पसंद नहीं आता है, बुरा लगता है। बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। किशनदा जिनको यशोधर बाबू अपना गुरु मानते हैं, है ना। तो किशनदा के अनुसार यही निशानी है सिद्धांत के धनी की कि यदि कोई आलोचना करे तो भी उसकी बात का बुरा न माने, है ना। वो उनके बच्चे उनकी पत्नी मना भी करते थे, लेकिन वो इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिए। तो बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं।
उन्होंने अपना ये रूटीन बना के रखा है। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, लेकिन वो घर कितने बजे आते हैं? 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि दफ्तर के बाद भी उन्होंने अपने लिए अच्छा खासा शेड्यूल फिक्स कर रखा है। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा ना। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। अहाता मतलब कैंपस, बाउंड्री वॉल, अहाता, है ना। तो उनकी नज़र उस अहाते की तरफ पड़ी, उस बाउंड्री की तरफ पड़ी जिसमें किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। जब वो किशनदा के साथ थे तो पहले उनका वहाँ पे क्या था, 3 कमरों वाला बेडरूम था, जहाँ पे अब 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। पुरानी तस्वीर बदलते हुए यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है ना। जो बीत यादें हैं उसकी कमी खलती है उनको। तो उनको ये पता नहीं कि ये जो बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस गम को वो तभी महसूस कर सकते हैं जब वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ उनका आना जाना लगा हुआ है। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूज़गंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वे जब गांव छोड़कर यहाँ आए तो तभी से यहाँ यहीं रहे, गोल मार्केट एरिया में ही रहे, तो वहाँ से एक लगाव सा हो जाता है व्यक्ति को, और वे उनमें से नहीं थे जो समय के अनुसार बदल जाते, है ना। तो उन्होंने मना कर दिया। उन एरियाज़ में अच्छा खासा घर मिल रहा था उसको भी। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। किशनदा भी इसी तरह से कहकर मुस्कुरा दिया करते थे, तो ये किशनदा की तरह ही मुस्कुराए। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। घर सुकून की जगह होती है ना। यदि घर पे भी बहस ही हो, झगड़े ही हो, तो व्यक्ति घर भी जल्दी जाना पसंद नहीं करता। इसलिए उन्होंने ऑफिस के बाद की टाइमिंग को भी अपने शेड्यूल फिक्स करके रखा है और घर 8 बजे से पहले आना पसंद नहीं करते, नहीं आते हैं। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं है। उनके अनुसार लड़का साधारण है और उसकी जॉब में जो उसको पेमेंट मिलता है वो असाधारण है, तो उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा, है ना। उस समय 1,500 बहुत अधिक है ना।
तो जब बड़े लड़के को 1,500 मिलता है तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि काम ज़रूर ही कुछ पेचीदा होगा तभी लड़के को 1,500 मिल रहा है, क्योंकि हम तो अब रिटायर होने पर आए तो 1,500 पा रहे हैं ना। और यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया था, है ना। जब उनको ये समझ में नहीं आता है कि पिछली बार जब IAS के परीक्षा के बाद उसे एलाइड सर्विसेज की सूची में, ठीक है, सबसे बहुत काफ़ी नीचे उसका नाम था, लेकिन फिर भी जॉब तो मिल रही थी, तो उसने मना क्यों कर दिया था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी ने केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है। उनकी एक ही लड़की है, 3 लड़कों के बारे में हम लोगों ने सुना है ना। और सबसे बड़ा क्या करता है, विज्ञापन कंपनी में काम करता है, दूसरा IAS की तैयारी कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, अमेरिका चला गया है स्कॉलरशिप पे, है ना। और एकमात्र जो बेटी है वो हर लड़के को शादी के लिए जो भी रिश्ते आते हैं उनको मना करती चली जा रही है। तो बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है ना। बेटियां भी धमकी दे रही है कि मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी हायर एजुकेशन के लिए, डॉक्टरी के लिए। तो यशोधर बाबू यहाँ जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, है ना, अपने साथ नहीं है। वास्तव में क्या बोलोगे, जीवन को आदमी, हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, और उसके बाद बच्चे कहाँ कहाँ चले जाएंगे कि 30 त्योहारों पे मिलने तक को तरस जाएगा व्यक्ति। तो क्या वो खुशियाँ मेंटेन रह पाएंगी, क्या वो खुशी रहेगी जो साथ रहकर मिलती है। तो ये चीज़ें उनको अखरती हैं। तो आगे कहते हैं कि ऐसी खुशहाली किस काम की जो अपनों के बीच परायापन ला दे, अपनों को गैर बना दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं है ना। बच्चे सब अच्छे पोस्ट पे हैं या अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अपने गरीब रिश्तेदारों को न पहचानना उनको सही नहीं लगता है। एनीवे, जनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना। ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता कि जनरेशन गैप है, इसलिए शायद मैं इनके अनुसार नहीं सोच पाता हूँ और ये मेरे अनुसार नहीं चल पाते। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। जो उनके मूल संस्कार हैं वो काफ़ी संस्कारी महिला हैं, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना दिया है। माँओं की आदत होती है मातृसुलभ मजबूरी, माँ की आदत भी होती है, मजबूरी भी होती है कि अपने बच्चे का पक्ष लेंगे, है ना। चाहे वो किसी के भी सामने पक्ष लेना हो, पिता का विरोध करके, घर का विरोध करके, समाज का विरोध करके, लेकिन माँ बच्चे की तरफदारी करती है। तो शायद इसी तरफदारी ने बच्चों के साथ मिलने जुलने की जो उनकी आदत बनाई, उसने उन्हें मॉडल बना दिया है। लेकिन जो ओरिजिनली उनके संस्कार हैं, वह भी मूल रूप से जो उनके संस्कार हैं वो आधुनिक नहीं हैं, लेकिन वो आधुनिकता के साथ बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो भी बच्चों के अनुसार ही मॉडर्न हो गई हैं, है ना। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ, गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे, है ना। जब शादी हुई तो गांव से उनके ताऊजी यशोधर बाबू के और उनके ताऊ के 2 लड़के भी यहाँ रहा करते थे। तो एक ढंग से जॉइंट फैमिली थी, 2 विवाहित बेटे, विवाहित मतलब उनकी भी शादी थी, उनकी भी पत्नियाँ थीं। इस संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में
गजब के तनाव थे। ऊपर से सब कुछ सुंदर दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा तनाव था। आपस में होते हैं कई घरों में, है ना, देवरानी जेठानियों में बातचीत नहीं होती है। वो उसकी टांग खींचने को तैयार है, वो उसकी टांग खींचने को, यदि वो रसोई में है तो हम नहीं जाएंगे, यदि वो पार्टी जा रही है तो हम नहीं जाएंगे। तो ये सब होते हैं, कई घरों में होते हैं। तो यहाँ पर भी ये समस्या थी, लेकिन देखने वाले को तो एक दिखता है, देखने वाले को तो अच्छा दिखता है ना। तो देखने वाला इस चीज़ को नहीं समझ पाता है, या जब समझता है तो भी कुछ जो घर की स्थिति है वो तो वही समझेगा ना जो घर में है ना। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। परिवार को चलाने के लिए उनकी पत्नी को ये शिकायत है कि मेरे पति ने कभी भी मेरा पक्ष या हमारा पक्ष, अपने परिवार का पक्ष उन्होंने कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी, है ना। ये उनकी पत्नी की शिकायत है। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती हैं घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है ना। यशोधर बाबू से उनकी पत्नी कहती हैं कि आपके ज़माने की ये आपके जो विचार हैं वो बाबा आदम के ज़माने के हैं और मेरे बच्चे आपके विचारों को नहीं मानते हैं, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा है, जिस हद तक ठीक लगेगा मैं भी उसी हद तक मानूंगी। वर्ड टू वर्ड अब मैं भी नहीं मानूंगी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। अब मुझसे वो सब ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती वो सब, तो ये सब क्लियर होना चाहिए, है ना। ओके। धर्म, कर्म, कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शाइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। जो भी बोलती हैं उसकी बात को, उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देते हैं, तो अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है ना। तमाशा किसका बन रहा है? तमाशा तो उन्हीं का बन रहा है। तो इस बात को स्वीकार भी करते हैं। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए, निश्वास मतलब सांस छोड़ना, निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी की बवाल ही न पाला होता। किशनदा का परिवार नहीं था, उन्होंने शादी नहीं की, तो वे खुद अब ये देख रहे हैं उनका अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से भी विचारों का तालमेल नहीं है। तो उनको कई बार लगता है कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि मैंने भी शादी विवाह नहीं किया होता, है ना। और किशनदा की तरह घर गृहस्थी की बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, जैसा किशनदा ने किया था। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, है ना। ठीक है, उन्होंने लाइफ टाइम सबकी मदद की, लेकिन उनका बुढ़ापा सुखी नहीं था। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उनको कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। कितनों पे उपकार किया होगा, कितने लोग आके उसके यहाँ ठिकाना पाए,
लेकिन जब वो रिटायर हुआ उसने अपने लिए कहीं जॉब नहीं घर द्वार नहीं खरीदा, कोई ज़मीन जायदाद नहीं बनाई। और जब वो रिटायर होके उसको क्वार्टर छोड़ना पड़ा, सरकारी क्वार्टर, तो कितनों को उसने अपने घर में ठिकाना दिया, लेकिन उसे किसी ने अपने यहाँ ठिकाना नहीं दिया। किशनदा को किसी ने अपने यहाँ ठिकाना नहीं दिया। ये सब सोच कर उनको लगता था कि उनका बुढ़ापा काफ़ी कष्टमय था, है ना। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। यशोधर बाबू जो उनको गुरु मानते थे, वे भी उनको ये नहीं कह पाए कि आइए आप हमारे साथ रहिए, आप यहाँ रहिए, है ना। जिनके यहाँ इनको ठिकाना मिला था, जब वे भी ना ठिकाने हुए, तो ये नहीं कह पाए किशनदा कि आइए और आप हमारे यहाँ रहिए, ठीक है। तो ये यशोधर बाबू को बुरा लगता है, क्योंकि यशोधर बाबू का विवाह हो चुका था और विवाह के बाद उनकी फैमिली थी, वो नहीं कह पाए। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई। बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, बिरादर मतलब उसके बिरादरी वाले, उसके समाज वाले, उसके घर परिवार वाले, उसके, है ना, उसकी बिरादरी वालों से उसकी मृत्यु का कारण पूछा, तो उसने जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा, है ना। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायरमेंट होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है ना। कोई था ही नहीं जो उनके बारे में पता करने की कोशिश करता। बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, पूरी लाइफ दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन उनके बारे में किसी को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी पता नहीं, जो हुआ होगा, है ना। तो ये चीज़ यशोधर जी को बुरा लगता है। ये जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी ज़रूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपनी मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। तो उनको पता है कि उनको लगता है किशनदा की लाइफ को देखने के बाद कि नहीं, लाइफ में फैमिली का होना ज़रूरी है, बच्चों का होना ज़रूरी है। हालांकि अपने बच्चों के जो विचार हैं उनसे उनका विचार नहीं मिलता, इसलिए ये लगता है कि नहीं, मेरा भी बुढ़ापा बहुत सुखद नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस बात का विश्वास है कि नहीं, इस बात पे अधिक बहस न की जाए तो ही अच्छा है ना। अपने मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है, ठीक है। जो युवावस्था होती है, जो भटकाव की अवस्था होती है, उसमें वो क्या करता है बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। जब अपने पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो व्यक्ति स्वयं भी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, कदापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की है। जिस किशनदा को यशोधर जानते हैं उनको विश्वास नहीं होता है, लेकिन वह खुद बताया करते थे यशोधर बाबू किशनदा कि उन्होंने अपनी जवानी में कैसी खुरापातें की हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा दिखाना, कौन करम ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा है, किशनदा बताया करते थे। हालांकि कभी यशोधर बाबू इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है।
यह भी किशनदास कहा करते थे, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता, है ना। यदि पिता होते जिम्मेदारियां उठाने के लिए, मुझ पर जिम्मेदारी नहीं आती, तो मैं भी टाइम पास करता रहता और दोस्तों के बीच खाली गधा पचीसी करता, है ना। चूँकि पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए मुझ पर जिम्मेदारियां पड़ गई और मुझे गधा पचीसी में पढ़ने का समय ही नहीं मिला। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते थे। तंजिया मतलब तंज कसते हुए कहते थे कि जब तक बाप है तब तक ऐश करो, क्योंकि बाप अपने बच्चे की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। जिस दिन तुमको सोचना पड़ेगा कि ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, उस दिन तुम भी सीख जाओगे, है ना। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खिल जाती है, वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है ना। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीति मंजूर करें। उनको कई बार लगता है कि नहीं, उनके बीवी बच्चे दुनियादारी के मामले में ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन उनको वो सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं, वो कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उसके लिए क्या, उसको कैसे एक्सेप्ट करें जिसको मेंटली रेडी ही नहीं है। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदास की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और शयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस। इसलिए उन्होंने भी घर नहीं खरीदा। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह जानते हैं कि अब गांव में जाकर बसा नहीं जा सकता। गांव के घर छोटा सा घर है, उसमें मरम्मत बहुत खर्चा है और बहुत सारे लोग उसके दावेदार हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि रिटायरमेंट के बाद गांव जाकर उस घर में रहा जा सके, है ना। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता है। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अभी अपने सरकारी क्वार्टर में है, रिटायर होने से पहले बेटा सरकारी नौकरी में आ जाएगा और इस तरह से सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा। यही उनका सपना है, इसीलिए वो घर नहीं बनवाना चाहते थे। तो अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। पत्नी जब न तब पूछती है कि नहीं रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो वो यही कह देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की ज़िंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। उनको अधिक प्रॉपर्टी बनाने का इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाया, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं।
सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक और कर्मकांडी है नहीं, है ना। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशन दास द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशन की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। यत्न, प्रयत्न, कोशिश। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि यह सब मैं लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए, है ना। जब उनका मन कहता है कि मैं नहीं लग पा रहा हूँ, उनका मन नहीं लगता है, तो वे खुद को समझाते हैं कि मन को लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाँट वन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड, है ना, हमको अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी, इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो ना मांगे, क्या कर सकते हैं, बाध्य तो नहीं कर सकते। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का, झिड़कना, डांटना, खुद ही को झिड़क देना, डांट देना, कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो, है ना। फिर मन को समझाने लगे, गीता चल रही है, गीता का पाठ हो रहा है, गीता सुनो, है ना। तो मन इधर उधर केवल भटकता है, तो उन्होंने अपने मन को झिड़का। सुनने लगे, क्या सुन रहे थे, गीता का पाठ चल रहा था, उसको सुनने लगे। मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। अच्छा, हम लोग जरूरी नहीं है कि पूजा में बैठे हैं तो मन भी पूजा में लगे, है ना। यदि मन से उसमें जुड़े तब तो ठीक है, नहीं तो मन में दूसरे ही कथा कहानी चलती रहती है। तो वैसे ही इनके साथ भी था, ये बैठे हुए तो वहाँ पे गीता सुनने थे, लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जब गीता पाठ करने वाले ने जनार्दन शब्द कहा ईश्वर के लिए, तो इनके दिमाग में अपने जीजा जनार्दन का विचार आ गया। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा, है ना। ये चीज़ वो खुद ही सुन रहे हैं ना। सोचो, सामने से क्या लग रहा है कि वो गीता सुन रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है कि जाना चाहिए उनको देखने, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे तो तैयार नहीं होंगे, ये सब सोच रहे हैं। तो सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है ना। जो परिवार था, संयुक्त परिवार, वो बिखर गया है और किसी का कोई लगाव एक दूसरे से नहीं दिखता, केवल यशोधर जी का ही लगाव दिखता है। तो ये आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। वहाँ जाओगे तो उनका इलाज कराना पड़ेगा, उनकी तबीयत खराब है, उन पर कुछ पैसा खर्चा होगा, तो ये उनके पत्नी और उनके बच्चों को पसंद नहीं आता है। वे चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं, बच्चे नाराज़ हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि नहीं, उनका भी अपने फैमिली मेम्बर से, अपने परिवार से लगाव रहे, आना जाना करें। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा, है ना। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बाबा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें, है ना। तुम नहीं दोगे मत दो, मुझे अपनी बहन के लिए यदि पैसे चाहिए तो मैं कहीं से भी उधार ले लूँगा, इतनी इज्जत है मेरी समाज में। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा। सैप मतलब नीचे देखो, साहब की बोल चाल में प्रयुक्त रूप। सैप मतलब साहब, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। हमारे यहाँ बेटी बहनों को समय समय से दान किया जाता है
है ना। और आज की पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी उसको मूर्खता कहे तो क्या कर सकते हैं। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वे दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। तो कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है, उन्होंने ये सब कुछ सीखा देखा कहाँ से ये सब संस्कार मिले और परंपराएं देखी, है ना। कुंवारे के तो जब वो यहाँ आया और कुंवारे के साथ रहे तो उसका तो घर परिवार गृहस्थी थी नहीं कि वहाँ पे उन्होंने कुछ रीति रिवाज देखे हों, कुछ परंपराएं सीखी हों। तो पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था, है ना, वो उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। तुम्हारा अपना तो ऐसा कुछ है नहीं जिससे तुम्हारी अपनी कोई याद हो। तुम्हारी वही यादें हैं जो किशनदा से तुमने सुनी। और किशनदा क्या, किशनदा बुजुर्ग आदमी पुराने समय में गांव में रहे हुए, तो वो गांव में जैसा सुने हैं उस हिसाब से तुमको बताते और तुम उन्हीं बातों को अपनी यादों के रूप में, अपनी परंपराओं के रूप में स्वीकार कर लेते हो। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, किसने, किशनदा ने, है ना। तो जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं निभ सकते, और तुमने तो घर परिवार बसाया है, तुम क्यों नहीं समझते हो। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है ना। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने भी गाया करते थे। तो तुम हमेशा से तो ऐसे थे नहीं। किशनदा से मिले और किशनदा का जो कुछ भी सुना देखा था, तुमने उनका बुढ़ापा अपने ऊपर ओढ़ लिया है ना। ये सब कुछ तुम्हारे गांव का देखा सुना नहीं है, ठीक है। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल या बगैर बाह का ब्लाउज पहनना या रसोई से बाहर दाल भात खा लेना या ऊंची हील वाले सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूँ। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा है नहीं लगा, है ना। सुन तो यहाँ प्रवचन रहे थे, लेकिन किस में डूबे हुए थे, अपने पारिवारिक जंजालों में ही, अपनी पारिवारिक बातों में ही डूबे हुए थे। तो उनको अपने दिमाग का इस तरह से डूबा हुआ होना पसंद नहीं आया। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि देखो मैं प्रवचन सुन रहा हूँ और दिमाग में पूरा खाली घर परिवार ही चल रहा है। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन रहता। ध्यान करना आसान होता है, लेकिन ध्यान में मन का लगना बहुत कठिन होता है। बोलते हैं ना कि नहीं, बैठ के ध्यान कीजिए। तो जब ध्यान करने बैठोगे तो क्या होता है कि मन घूमता रहता है। तुम्हारी आंखें बंद है, मुंह बंद है, सब कुछ बंद है, तुम अकेले हो, लेकिन मन भ्रमित रहता है, मन घूमता रहता है। तो उनके साथ भी वैसा ही था।
यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम है। जीवन को पुराने समय में कितने साल का मानते हैं? 100 साल, है ना। 100 साल को 4 आश्रमों में बांटा गया, 25-25 साल का। तो पहला 25 साल क्या होता है? पहले 25 साल में व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। और 25 साल तक शिक्षा दीक्षा के बाद वो विवाह करता है, तो उसके बाद शुरू होता है गृहस्थ आश्रम। फिर उस गृहस्थ आश्रम में वो विवाह करता है और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। जब वो 50 साल का हो जाता है तो उसका फिर उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर शुरू होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 75 साल तक चलता है और 75 साल से आगे चलता है कौन सा आश्रम? 75 साल के बाद चलता है क्या बोलते हैं उसको? संन्यास आश्रम, है ना, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो संन्यास ले लेता है। तो ये जो 50 से 75 की आयु होती है, 25 साल का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें उसको वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने आप को घरेलू झंझटों से, सामाजिक जीवन से काटने लगता है और ईश्वर से, आध्यात्मिक जीवन से खुद को जोड़ने लगता है। इसी को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे वे खुद के लिए कह रहे हैं। फ्रॉम द मैडिंग क्राउड समझे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कह कर उनकी तरह ही वह झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। झेपी सी, शर्माई हुई सी, थोड़ी सी दबी हुई सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। आना जाना लगा रहता था। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड बॉयज बन रहा है न भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाया और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। हम लोग राइम्स भी तो पढ़ते सुनते हैं ना। ओके, तो उन्होंने यशोधर बाबू को किसने सिखाया? किशनदा ने सिखाया। एज अ गार्जियन उनकी भूमिका थी। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपने गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाव यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। और जब सब उठ जाता था और तो वो जब टहलते हुए आते थे तो उसको बोलते हुए जाते थे, क्या बोलते थे कि हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस हेल्दी बन रहा है कि नहीं। भाव मतलब बेटा, बाबू लड़का। तो जब यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। भाऊ मतलब बच्चा, है ना, अपने छोटा समझता है, गार्जियन है कोई, भाऊ कहता है। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता है कि उन्हें कोई भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते हैं कि चाय पी कर जाएं। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते हैं और यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है।
देखा उनको कई बार कई रूपों में है, लेकिन उनके दिमाग में जो छवि है वो कौन सी है? जो सुबह वो देखते आए हैं वही छवि उनके दिमाग में बसी हुई है। वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊँ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना जन्यों पुण्यों के दिन सब कुमानियों को जनेऊ होता है ना, जनेऊ होता है, तो जन्यों पुण्यों के दिन सब कुमानियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इस आयोजन पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिलेगा? समाज होगा तब तो उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माना जाएगा, है ना? तो वे ऐसा चाहते ज़रूर हैं, लेकिन मानते हैं कि समाज ही नहीं रहा, सब में बिखराव आ चुका है। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें, जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। ये दुराग्रह नहीं है कि जो मैं कहूँ उसी को बच्चे पत्थर की लकीर माने, है ना? ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि लोग उनसे मिले, उनसे राय लें, उनके बच्चे उनसे राय लें एज ए गार्जियन, उनसे राय मशवरा करें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताचा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा, है कि नहीं? पिता के पास भले तुम्हारे जितनी बड़ी डिग्री ना हो, नॉलेज ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो है ही है। इसलिए माँ बाप या बड़े बुजुर्ग ये चाहते हैं कि नहीं, एक बार पूछ लेता, क्योंकि उनके अनुभव का लाभ मिलता है हमको। मानो न मानो, झूठे मुँह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्या पूछें। बच्चों को लगता है कि उन्हीं को सब कुछ पता है ना? प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। आज उनका क्या वैसे सिल्वर जुबली डे है ना, उनकी मैरिज एनिवर्सरी का, और ये सब कुछ चल रहा है। उनके जो उनकी दिनचर्या है उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये सब तो उनके दिमाग में चल रहा था जो हम लोग पढ़ सुन रहे हैं। लेकिन वो मंदिर से कहाँ गए? सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दीजिए। बच्चे यदि खुद से ये कहते तो उनको अच्छा लगता। अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा। सब मैं क्यों करूँ, तू कर, तू नहीं तो मैं क्यों, टाइप का कोहराम मचा। घर में बाताबाती होने लगी कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी
पर गया। तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, है ना। बच्चे सब बड़े हो चुके हैं, ये सब करना बच्चों को अपनी सम्मान के विरुद्ध लगता है, इसलिए वो क्या कहते हैं कि पापा इस सब कामों के लिए आप नौकर क्यों नहीं रख लेते हैं। तो ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूँगा, है ना। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे को अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और श्रृंगार में जा रहा है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसे भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई ना छुआ करे, क्वार्टर ही उसका हो गया। ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। नौकर को सौंपा कारोबार चौपट हुआ, कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती है पर कोई रिएक्शन नहीं देती है। पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है, पहले चिढ़ जाया करती थी, अब चिढ़ती नहीं है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हैं। उस 3 में से कुल 1 को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है वाई.डी. पंत, यशवंत पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाई.डी. पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थीं। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया। उनको लगा कि मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूँ, गलत जगह आ गया हूँ। जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए, उनके पैर रुक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दे दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मौंडे, इनकी माया यही जाने, उनको तो कुछ पता नहीं था, है ना। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन की और बगैर बाह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी है, ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती हैं। कहती हैं वो सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए, खिजाब मतलब कलर किए हुए ना, हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी करिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबक रहे
दुबके रहे कि भैया क्या चल रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अंधेरे में ही दबे रहे, छुपे रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो LDC टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल ही रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों में के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सुनाई, बाबा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचते हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1500 माहवार कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी जो आमदनी हो रही है, इतनी छोटी उम्र में 1500 का जो उसको पैकेज मिला हुआ है, माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में नहीं आता, इसकी क्या ज़रूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें एक दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है ना। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं कि गैस ना होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना अच्छी आदत नहीं है। बासी खाना तो अच्छी आदत है नहीं, तो और यह ठहरा इसी काम के लिए, तो सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर है साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। सामने से दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनको इस बात की खुशी है, संतोष है कि बेटे कमा रहे हैं और उनके घर में वो सारी वस्तुएं आ रही हैं जिससे लोग उनसे ईर्ष्या करें, उनको दया का पात्र न समझें। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू तक नहीं आया, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है ना। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। ओछापन, छोटापन, छोटी सोच वाला। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है ना, पत्नी का भाई है इसलिए पत्नी को बुरा लगता है, पत्नी बरस पड़ती है। ज़िंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया।
भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते, है ना, अपना इंट्रो देते कि वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर, भूषण पापा हूँ, है ना, स्वयं हाथ बढ़ाते वे यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाजों से भी भली भांति परिचित हैं। किशनदा कहा करते थे कि आना सबको चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। सीखने में बुराई नहीं है लेकिन अपना नहीं छोड़ना चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उससे केक के पीछे जाके खड़ी हुई। खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे। एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लीजिए भाई, केक नहीं तो लड्डू ही खा लीजिए। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की, शाम की दिया बत्ती पूजा पाठ नहीं किया है। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई। इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने से के लिए नहीं बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए उनसे बहस करना चाहा। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चों
बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके भविष्य में, उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अपने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसे बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज जितना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिझकते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर ही कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। ये गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इससे सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है ना। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए। बब्बा, यू आर द लिमिट। बच्चे को अच्छा नहीं लगा, बच्चे बड़े हो चुके हैं। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज नहीं आती है, हमको नहीं अच्छा लगता है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वगैरह, प्रेजेंट वर्जेंट। तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नाचुन करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की, आग्रह को मान लिया, रिक्वेस्ट को मान लिया। गाउन का स्टैश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक आई, नमी, आंख भर आई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वो ये नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई है ना। बेटे ने गाउन दिया कि इसको पहन के आप जाए कीजिए लेने दूध, तो उनको बुरा लगा। देखो, एक ढंग से ये अच्छा भी लगने वाली बात है कि बेटे को हमारी फिक्र है, और दूसरी तरफ यहाँ किशनदा को यह बुरा लगता है, किशनदा को नहीं, यशोधर जी को यह बुरा लगता है कि बेटे ने ये नहीं कहा कि पिताजी मैं दूध ला दिया करूँगा, आप सुबह सुबह ठंड में जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। यहाँ पे काफ़ी लंबा चैप्टर था, काफ़ी लंबा चला। यहाँ पे देखो क्या है, मुख्य रूप से है कि यशोधर बाबू जो हैं वो पुराने विचारों को लेकर चलने वाले, पुरानी परंपराओं को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, आदर्श व्यक्तित्व हैं, है ना। वो आज को एक्सेप्ट करने में विरोध नहीं है, आज को लेकर चलने में उनका विरोध नहीं है, लेकिन जो अपना है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि उनकी पत्नी ऐसा नहीं है कि वे आधुनिक विचारों की हैं, वो भी बिल्कुल पुराने विचारों की ही हैं, लेकिन बच्चों के सानिध्य का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो समय के अनुसार खुद को ढाल ली, पर ये खुद को नहीं ढाल पाए। ये यशोधर बाबू किशनदा को अपना गुरु मानते हैं और किशनदा की बताए हुए हर नियमों का पालन करना चाहते हैं, और इसके कारण इनका अपने बच्चों से विरोध भी है और एक तरह से तसल्ली भी है कि जो बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, जिससे समाज में उनका अपना नाम है
उनको लोग दया की दृष्टि से नहीं, ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। इसके साथ ही कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। थैंक यू।